दोस्तों, भारत और जापान ने मिलकर आज एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसे चीन कभी समझ ही नहीं पाया। और जब तक उसे भारत की प्लानिंग की भनक मिली, उससे पहले भारत और जापान पूरा खेल कर चुके थे। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायुची भारत आती हैं तो उनके प्लान में एक बहुत खास बात थी। तय हुआ कि उनका दौरा दिल्ली के बजाय असम के गुवाहाटी से शुरू होगा। हालांकि बाद में कुछ कूटनीतिक वजहों से उन्हें पहले दिल्ली आना पड़ा, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इशारों का बहुत बड़ा रोल होता है और यह कोई मामूली रूट चेंज नहीं था। बिना किसी तगड़े कारण के कूटनीति में एक पता तक नहीं हिलता है। सच कहूँ तो यह भारत और जापान का एक बहुत बड़ा साइलेंट ऑपरेशन था जिसे चीन की नींद उड़ा दी है। गुवाहाटी के दौरे की शुरुआत का प्लान अपने आप में एक तगड़ा मैसेज था। दुनिया और खासकर चीन को यह बता दिया गया है कि जापान अब भारत के नॉर्थ ईस्ट को कोई दूर दराज का इलाका नहीं मानता है। जापान की नज़र में यह इलाका उनके फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन का सबसे मजबूत खंभा है। इस मास्टर स्ट्रेटजी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास देखना होगा। दशकों तक हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को विकास से कोसों दूर और कटा हुआ इलाका मानते थे। वहां तक पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर नाम का एक बस पतला सा रास्ता था जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं। चीन इसी रास्ते पर गिद्ध की नज़रें गड़ाए रहता था ताकि किसी भी युद्ध की स्थिति में इसे ब्लॉक करके भारत की गर्दन मरोड़ सके। लेकिन आज दिल्ली की सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। आज का भारत यह समझ चुका है कि सुरक्षा सिर्फ तोप मिसाइलों से नहीं बल्कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल पार्टनरशिप से आती है। यहीं पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बॉस जापान की एंट्री होती है। जापान अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, फिर वह हमारे नॉर्थ ईस्ट में अरबों डॉलर क्यों बहा रहा है? इसका सीधा सा जवाब एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल है। जापान जानता है कि अगर एशिया में चीन की दादागिरी खत्म करनी है तो उसे भारत जैसा मजबूत दोस्त चाहिए। भारत का नॉर्थ ईस्ट कोई आम जगह नहीं है। यह साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने वाला सबसे अहम दरवाज़ा है। यह वो रास्ता है जो म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम होते हुए सीधे समंदर में खुलता है। अगर भारत ने इस दरवाजे को मजबूत कर लिया तो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाली चाल फ्लॉप हो जाएगी। यह सब हवा हवाई बातें नहीं हैं। ज़मीन पर सच में बहुत कुछ पक रहा है। अभी कुछ समय पहले जब भारत जापान की मीटिंग हुई थी तो एक्ट ईस्ट फोरम में नई जान फूंक दी गई। पिछले 1.5 साल में हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई मुख्यमंत्रियों ने बाकायदा जापान का दौरा किया है। वहाँ सिर्फ फ़ोटो नहीं खिंचवाई गई बल्कि करोड़ों के बिजनेस एग्रीमेंट साइन हुए। मेघालय ने जापान के साथ डील की है कि अगले 5 सालों में वहाँ के 5,000 युवाओं को जापान में नौकरियाँ मिलेंगी। असम ने तो 20,000 युवाओं को जापानी कंपनियों के लिए ट्रेनिंग देने का वादा भी कर लिया है। जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है और उन्हें काम करने वाले नौजवानों की सख्त ज़रूरत है। दूसरी तरफ हमारे पूर्वोत्तर में टैलेंटेड युवाओं की कोई कमी नहीं है। हम इन युवाओं को जापानी भाषा और उनके वर्क कल्चर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे सिर्फ नौकरियां नहीं मिल रही हैं बल्कि दोनों ही देशों के लोगों के बीच एक गहरा रिश्ता बन रहा है। इस रिश्ते को कोई भी चीनी प्रोपेगेंडा कभी तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, नौकरियों से भी बड़ा खेल तो टेक्नोलॉजी और फ्यूचर इंडस्ट्री का है। आज दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप है। जिसके पास यह चिप बनाने की ताकत है वही असली बॉस है। इस मार्केट में अब तक ताइवान और चीन का राज था, लेकिन अब भारत और जापान मिलकर इसे तोड़ रहे हैं। असम के जगीरोड में 27,000 करोड़ रुपए से भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बन रही है। इसमें टाटा और जापान की कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह भारी भरकम प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हब बना देगा। इसके अलावा असम के नगर बेरा में एक खास जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी बन रही है। वहां जापानी कंपनियां अपना परमानेंट बेस बनाएंगी, जिससे उन्हें बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल मिलेगा। जब कोई विदेशी ताकत आपके इलाके में इतना पैसा लगाती है तो वह असल में वहाँ की सुरक्षा में अपना हिस्सा खरीद रही होती हैं। कल को बॉर्डर पर कोई टेंशन होती है तो जापान इसे अपने हितों पर हमला मानेगा। इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए मजबूत सड़कों की ज़रूरत होती है और यहीं पर जायका आती है। यह जापानी एजेंसी वहां सड़क, पानी और बिजली प्रोजेक्ट में पानी की तरह पैसा लगा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा 19 किलोमीटर लंबा धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज है।
रणनीतिक रूप से यह पुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा आने पर सेना के लिए एक बैकअप रास्ते का काम करेगा। इससे हमारी सप्लाई चेन कभी नहीं रुकेगी और हम म्यांमार बांग्लादेश के पोर्ट से भी जुड़े रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उस चीज़ की जिसे चीन और पाकिस्तान को सबसे अधिक मिर्ची लग रही है। हाल ही में बांग्लादेश आए राजनीतिक भूचाल ने पूरे इलाके की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी है। चीन और उसके साथियों ने वहां पर जाल बिछाया है ताकि भारत को घेर सके, लेकिन भारत ने इस खतरे को भांपते हुए जापान को अपना पक्का पार्टनर बना लिया। भारत नॉर्थ ईस्ट में जापानी निवेश बढ़ाकर म्यांमार और बांग्लादेश तक एक मजबूत इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार कर रहा है। अब चीन अगर बांग्लादेश में कर्ज की जाल वाली चाल चलता है तो उसके सामने जापान की आर्थिक ताकत भी खड़ी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब चीन के बाहर निकल रही हैं और भारत की तरफ आ रही हैं। जापान ने तय कर लिया है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट ही भविष्य का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी अब पूरी तरह से बदल चुकी है और पुरानी डरी हुई सोच कूड़ेदान में डाल दी गई है। आज का नया भारत बॉर्डर पर एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है कि दुश्मन हमारी तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों पूर्वोत्तर में हो रहा यह ज़बरदस्त विकास सिर्फ उन राज्यों की जीडीपी नहीं बढ़ाने वाला है। जब असम में बने चिप दुनिया भर की गाड़ियों में लगेंगे तो पूरी दुनिया इसे देखेगी। उन पर लगा मेड इन इंडिया का ठप्पा ग्लोबल मार्केट में भारत की ब्रांड वैल्यू को आसमान पर पहुंचा देगा। यह डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का वह खामोश युद्ध है जो बिना किसी हथियार के लड़ा जा रहा है। जहां चीन कई देशों को कर्ज में डुबो रहा है, वहीं जापान तकनीक देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। इस पूरी मास्टर क्लास स्ट्रेटजी के पीछे एक छिपी हुई लेयर भी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब जापान भारत के पूर्वोत्तर में इतना बड़ा दांव खेल रहा है तो उसके पीछे अमेरिका का भी सपोर्ट होता है। यह सब असल में क्वाड देशों के विजन का ही एक ज़मीनी हिस्सा है जिसका टारगेट इंडो पैसिफिक को फ्री रखना है। भारत ने बिना किसी मिलिट्री ग्रुप में शामिल हुए अपनी शर्तों पर दुनिया को नसाना सीख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या भारत और जापान की यह दोस्ती वाकई चीन के लिए सबसे बड़ा काल साबित होगी? अपने विचार कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए।